وہ तेजी से भागती जा रही थी। रात अपने अरूज पर थी, आज तो चांद भी नहीं निकला था। रास्ते अंधेरे में बमुश्किल दिखाई दे रहे थे, मगर उसे परवाह नहीं थी। वो चाहती थी अंधेरा उससे भी गहरा हो जाए ताकि कोई उसे देख न सके। बुरी तरह से हाँफती हुई ईशा ने गर्दन मोड़कर देखा तो उसे दिखाई कुछ भी नहीं दिया। अलबत्ता भागने और बोलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। धुंध की वजह से आंखों से पानी बहने लगा और हाथ भी यख हो चुके थे। बगैर दुपट्टे और किसी गर्म चीज़ के वो मुसलसल पिछले आधे घंटे से भाग रही थी। दफतन उसकी बस हो गई तो वो सांस लेने के लिए एक दरख्त के पास रुकी। चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि जब आदमियों का ग्रोह उसके ऐन सर पर पहुंच चुका था। वो उससे सिर्फ चंद कदम की दूरी पर थे जब ईशा ने फिर से भागना शुरू कर दिया। उसकी टांगें भाग भाग कर जवाब दे चुकी थी। जब थोड़ा सा और भागी तो उसने मुड़कर देखा, वो आदमी वहीं रुक गए थे, मजीद उसके पीछे नहीं आए थे। ईशा को हैरानी तो बहुत हुई, लेकिन ये उसी के लिए अच्छा था। अब धुंध ईशा और उन लोगों के दरमियान आ गई थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए ईशा ने करीब ही खेतों में छलांग लगा दी। उसने यही सोचा था कि कुछ देर बाद वो आदमी यहाँ से चले गए तो वो भी उन खेतों से निकल जाएगी। वह वहीं चुप कर बैठी थी जब उसे कदमों की चाप सुनाई दी। वही आदमी उन खेतों के बाहर मौजूद थे। यार, हमें चलना चाहिए, वरना जानता है न तू कि अच्छा नहीं होगा। ऐसा न हो कि इस लड़की के पीछे हम अपनी जानों से भी हाथ धो बैठें। एक आदमी ने परेशानी से कहा, जिसके जवाब में दूसरा बोला, नहीं, सरकार को क्या जवाब देंगे? लड़की को साथ नहीं लाए तो हमारी गर्दनें उड़ा देगा। वो कुल 4 आदमी थे। ना भाई, मैं तो जा रहा हूँ उसी की बात मानकर। यहाँ तक तो आ गया हूँ, अब परेशानी लगी हुई है। न जाने हमारे साथ क्या बुरा होगा। जो हदूद थी वो भी हम फलांग आए हैं। चौथा भी डरते हुए बोला, हाँ यार, मैं भी जा रहा हूँ। कह देंगे कि सरकार वो लड़की कुम्हारी के खेत में चली गई है। बस अब उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ से वो जिंदा वापस नहीं आएगी। वैसे भी सरकार ने तो आखिर में उसकी जान ही लेनी थी। चौथे शख्स ने बड़े पते की बात की थी, जिस पर बाकी तीनों ने भी हामी भरी। वो चारों वापसी के लिए मुड़ गए, लेकिन ईशा ने उन सब की बातें सुन ली थी। वो कुछ कुछ समझ भी गई थी इन बातों का मतलब, जिसके बाद वो भी काफ़ी डर गई। लेकिन अभी अगर वहाँ से बाहर निकलती तो हो सकता है वो आदमी उसे मार देते, या उसे पकड़ने के लिए उन्होंने हो सकता है कोई जाल बिछाया हो। काफ़ी देर वो यूं ही बैठी रही। जब उसे लगा कि वो चारों वहाँ से चले गए तो वह आहिस्तगी से खेतों से बाहर निकली और देखा चारों तरफ गहरी धुंध छाई हुई है। दूर तक कोई बंदा या बंदे की ज़ात दिखाई नहीं दे रही। इस सारी बौखलाहट में उसे उसकी सांस फूली हुई लग रही थी। लेकिन अब जब हालात ज़रा सही हुए तो सर्दी का एहसास भी बढ़ गया। उसका जिस्म बेजान होने लगा। वो तेज़ी से पहले वापसी के रास्ते पर मुड़ी, मगर फिर रुक गई। हो सकता है वो आदमी वहीं उसकी घात लगाए बैठे हों। सो कोई भी ख़तरा मोल लिए बगैर वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। उसे डर भी लग रहा था, जिसे वो यही सब कुछ सोच सोच कर दिमाग झटक रही थी कि हो सकता है सब बातें झूठी हों, लोगों ने जानबूझकर ऐसी बातें मशहूर की हों। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सोचते हुए वो थोड़ा सा ही चली थी जब सड़क के एक तरफ खेतों के करीब से आग का जलता अलाव नजर आया। वो तकरीबन दौड़ते हुए उस अलाव के पास पहुंची। वहां पर एक खेस लपेटे पहले से कोई आदमी बैठा आग सेंक रहा था। ईशा को अजीब सा लगा। उसके ऊपर दुपट्टा भी नहीं था और अभी तो उस वडेरे के कहर और बदफेली से बचकर वो यहाँ आई थी। तो भला कैसे मुतमईन होकर वो उस आदमी के पास बैठकर आग सेंकती। यही सोचते हुए वो मुसलसल अपने नाखून चुभा रही थी जब उस आदमी ने अपने करीब रखी एक शाल ईशा की जानिब बढ़ाई। ईशा ने बड़ी तजब्जब किसी कैफियत में वो शाल पकड़कर ओढ़ी तो उस आदमी ने उसे आग की तरफ इशारा किया। ईशा दिल ही दिल में खुदा से मदद मांगती आग के गिर्द बैठ गई। वो आग बड़ी देखने में तो नॉर्मल थी, मगर उसके अंदर से बड़ी बुरी बदबू उठ रही थी। ईशा ने मजबूरन अपना नाक बंद कर लिया और हाथ सेंकने लगी। खेस में लिपटा आदमी भी अपने हाथ सेंकता रहा और दोनों में से किसी ने भी न बात की न बात करने में पहल। काफ़ी देर वहाँ बैठे ईशा ने एक बात पर गौर किया कि उस आग में जो लकड़ियाँ थी वही जल रही थी, कोई नई लकड़ी नहीं लगाई गई थी। ये सोचते हुए उसने पलटकर खेस वाले आदमी को देखा और उसने फौरन ही आग में 2 लकड़ियां मजीद लगा दी। ईशा चौंक गई। क्या ये मुझे सुन सकता है? दिल ही दिल में सोचते हुए वो उस शख्स पर गौर करने लगी जिसका मुंह मुकम्मल ढांपा हुआ था और सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। क्या मैं सुबह तक यहाँ बैठ सकती हूँ? ईशा ने बात करने की गर्ज से पूछा तो उस शख्स ने इस बात में सर हिला दिया।
वो चुप कर गई। फिर उसे उन आदमियों की बात याद आई कि कुम्हारी के खेतों की, तो वो उससे पूछ बैठी, क्या ये रामपुर गांव है? केस वाले शख्स ने इस बात में सर हिला दिया। और इस वक्त हम जिस जगह पर बैठे हैं ये कौन सी जगह है? कुम्हारी वाले खेत। भारी से लहजे में ईशा को जवाब मौसूल हुआ तो पूरे बदन में कपकपी सी दौड़ गई। क्या कुम्हारी वाला सच में है या सिर्फ कहानियां हैं? क्योंकि अब तो तुम भी यहाँ बैठे और मैं भी, तो हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई कुम्हारी वाला नहीं है? केस वाले शख्स ने चंद लम्हों के सुकूत के बाद सरगोशी के अंदाज में कहा, हो सकता है कुम्हारी वाला हो, मगर वो तुम्हें परेशान ना कर रहा हो। क्या कह सकते हैं? लेकिन तुम भी तो यहाँ हो, क्या तुम यहीं रहते हो? उसने फिर से इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ यहीं रहता हूँ, यहाँ की हिफाजत मेरे जिम्मे है। तुम बताओ तुम क्यों यहाँ आई हो? क्योंकि यहाँ आने से तो हर कोई डरता है। उस आदमी ने ईशा से पूछा तो वो गमगीन लहजे में बोली, मैं दूसरे गांव से आई थी। 2 गांव छोड़कर हमारा गांव है। मेरी खाला का घर यहाँ पर है, तो इस गांव की भी बातें पता चलती रहती हैं। मेरी खाला यहाँ के वडेरे के घर काम करती हैं खाना पकाने का। जब मैं आई तो खाला मुझे भी वडेरे के साथ ले आई। मैं तो डेरा देख रही थी जब अचानक एक नौकरानी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। वो कमरा सबसे अलग था, रिहायशी हिस्से से तो दूर से। मैं जब मदद के लिए पुकारती तब भी मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। फिर उस कमरे का दरवाज़ा खुला तो वो वडेरा अंदर आया और वो मेरे साथ बुरा करने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं किसी तरह उससे बचकर निकल आई। पर उस वडेरे ने मेरे पीछे आदमी लगा दिए तो मैं यहाँ खेतों में छुप गई। वो आदमी वापस चले गए कि ये कुम्हारी वाले खेत के पास हैं। इस वजह से मैं तुमसे पूछ रही थी ये सब। ईशा बोलकर चुप हुई तो वो सामने बैठे शख्स ने सख्ती से उससे पूछा, तो अब क्या करोगी तुम? बदला लोगी उस वडेरे से जिसने तुम्हारे साथ बुरा करना चाहा? ईशा पहले तो खामोश रही, फिर सोचते हुए बोली, बदला क्या लेना? मैं कमज़ोर और मजबूर हूँ। मुझे यकीन है कि अगर मैंने खाला को या अपने घर वालों को ये सब बताया तो वो मुझे खामोश करवा देंगे, क्योंकि ताकत का ही सारा जोर है। जो ताकतवर है उसके सारे गुनाह और ऐब छुप जाते हैं। ईशा ने उसके बाद कोई बात नहीं की। वो शख्स भी खामोशी से बैठा रहा। जब फजर हुई तो उसने नरमी से कहा, अब तुम अपने घर चली जाओ, चाहे तो रात को फिर यहाँ आ सकती हो, मगर अभी तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। ईशा ने उस शख्स का शुक्रिया अदा करके बस पकड़ी और अपने गांव चली गई। बस का किराया भी उसी आदमी ने दिया था। वो घर पहुंची तो उसकी खाला वहीं पर मौजूद थी। जल्दी से ईशा को देखकर बोली, लड़की तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैंने तो पूरा गांव छान मारा, मगर तुम तो कहीं नजर नहीं आई। इससे पहले कि ईशा अपनी गुमशुदगी की वजह खाला को बताती, वो फौरन बोली, ठीक तो हो ना? वैसे ठीक ही लग रही हो मुझे। एक औरत कह रही थी कि तुम्हें कुम्हारी वाले खेतों की तरफ जाते देखा था और सरकार के कुछ बंदे तुम्हारे पीछे लगे हुए थे। ईशा, उन बंदों में से तो कोई भी नहीं बचा, सारे खेतों के बाहर मारे पड़े थे। मुझे तो यही फिक्र थी कि तुम भी न मारी जाओ, पर तुम तो ठीक हो, मतलब वो तुम्हारे पीछे नहीं थे। सरकार के बंदे कोई और लड़की होगी जिसके वो पीछे थे। खाला ने एक ही सांस में सब कुछ कह लिया तो ईशा खामोशी रही। अम्मा ने उसे देखते हुए पूछा, अगर वो तुम नहीं थी तो तुम कहाँ गायब थी? बताओ। हाँ ईशा, तुम कहाँ थी? खाला ने भी याद आने पर पूछा तो वो गहरी सांस भरकर बोली, अम्मा वो मैं ही थी। आपके सरकार ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। मैं वहां से जान बचाकर भागी तो बंदे मेरे पीछे लगा दिए, मगर वो सब झूठ है। वहाँ कोई साया नहीं रहता। पूरी रात मैंने उन खेतों में ही गुजारी है, उसने बताया। तो खाला ने अपना दुपट्टा दांतों तले दाब लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? कुम्हारी वाले खेत के वाकयात इतने खौफनाक होते हैं तो तुम कैसे बच गई? देख ईशा, मुझे सच सच बता क्या हुआ था। अम्मा भी काफ़ी खौफजदा दिखाई दे रही थी। ईशा ने दोहराते हुए सख्ती से कहा, वही हुआ जो बताया था। अल्लाह करे खाला तेरे सरकार का गुजर भी उन खेतों से हो, वो भी कुत्ते की मौत मरे, आमीन। ये कहते हुए वो धप धप करती अपने कमरे से चली गई। अंदर कमरे में मौजूद होने के बायस उसे बाहर से अम्मा और खाला की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। कुत्सिया, कसम खाकर कहती हूँ कि उन चारों बंदों की हालत ऐसे थी जैसे किसी ने बड़ा तशद्दुद किया हो उन पर। मैं खुद देख कर आई हूँ, पूरी सड़क पर उनके खून के निशानात हैं। कुमारी वाला बड़ा जालिम है। हम गांव वालों को तो अरसा हो गया उस तरफ हमने जाना ही छोड़ दिया है। ये ईशा झूठ बोल रही है, ये वहाँ नहीं गई होगी और सरकार ऐसा नहीं है, ये ज़रूर कहीं और गई और अब कहानी बना ली है। अम्मा ने खाला की किसी बात का जवाब नहीं दिया।
وہ جانتی تھی کہ عشا جو کہہ رہی ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، مگر وہ اپنی بہن کی فطرت سے بھی واقف تھی، اسی لیے خاموشی سے ساری بات سن کر بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ خالہ چلی گئی تو عشا کی اماں کمرے میں اس کے پیچھے آئی، مگر کیا دیکھتی ہیں کہ وہ کمرے میں بے ہوش پڑی ہے۔ انہوں نے اسی وقت اپنے محلے میں موجود نرس کو بلا کر دکھایا تو پتہ چلا کہ عشا کا بلڈ پریشر انتہائی کم ہے۔ ڈرپ وغیرہ لگنے کے بعد وہ اٹھ تو گئی، مگر اس کی حالت عجیب ہوئی پڑی تھی۔ اماں کو دیکھتی وہ جلدی سے بولی، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، مجھے وہاں واقعی ایک آدمی ملا تھا جس نے میری مدد کی تھی۔ اماں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن انہیں کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ عشا کا یوں اچانک سے بے ہوش ہونا عام بات نہیں تھی، جبکہ وہ یہی وجہ دے رہی تھی کہ رات میں ٹھنڈ بہت تھی۔ ساری رات وہ ٹھنڈ میں رہی تبھی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اماں نے تب تو کسی بات کا جواب نہیں دیا، لیکن دوپہر کو جب عشا کھانے کے لیے بیٹھی تو اس کے منہ سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ یہ تمہارے منہ سے بو کیوں آ رہی ہے؟ مسواک کرو ابھی۔ اماں نے اسے اٹھایا، وہ مسواک کر کے آئی، مگر پھر بھی عجیب سی بو آ رہی تھی۔ اماں نے اس کے بعد کچھ نہیں کہا۔ عشا نے کھانا کھایا اور واپس کمرے میں گئی۔ کمرے میں آتے اس کا سر گھومنے لگا۔ کافی دیر تو وہ اپنے گھومتے سر کو لے کر بیٹھی رہی، مگر جب درد نہیں ہوئی تو وہ چھت پر آ گئی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک اسے یاد آیا، جیسے وہ رات میں کچھ بڑا کر آئی تھی، لیکن میں تو پورا وقت آگ کے پاس ہی بیٹھی رہی، پھر مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے مجھے کچھ ہو رہا ہو، کچھ ایسا جو مجھے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ لیکن عشا کو سوائے آگ کے قریب بیٹھنے کے اور کھیس والے شخص کی دی چادر اوڑھنے کے کچھ بھی یاد نہیں تھا، مگر دماغ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ جیسے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہو۔ کافی دیر عشا اسی شش و پنج میں بیٹھی رہی تو اچانک اسے ایک چھپاکا سایہ اور اس پر ہلکا ہلکا نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ وہ سپہر تک مکمل سو نہیں رہی تھی، مگر خواب کسی کیفیت اس کے پورے وجود پر چھائی تھی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ رات کا وقت ہے اور وہ انہی کھیتوں میں موجود ہے جہاں کل سے اس کے پیچھے آدمی لگے تھے۔ وہ آدمی اس کی طرف جیسے ہی بڑھے، عشا بھی ان کی طرف بڑھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پوری طاقت لگا کر ان کی گردنوں میں اپنے دانت کاٹ دیے۔ یہ دیکھتے ہی باقی تینوں آدمی وہاں سے بھاگنے لگے، مگر اس نے ان تینوں کو بھی نہیں چھوڑا اور ان کی جان لے لی۔ وہ بس صرف خواب میں اتنا ہی دیکھ سکی۔ اس کے بعد اس پر چھایا نیند کا سارا غلبہ دور ہو گیا اور وہ بالکل چاق و چوبند دکھائی دینے لگی۔ عشا نے چونک کر دیکھا تو وہ اپنے گھر کی چھت پر موجود تھی اور اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ سردی زیادہ ہونے کے باعث سورج کی بہت کم روشنی چھت پر آ رہی تھی۔ وہ بہت حیران ہوئی، کیونکہ جو کچھ ابھی اس نے دیکھا تھا چونکا دینے والا تھا۔ حیرانی عشا کو اس بات پر تھی کہ اسے یہ رات والا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں تک تو سب ٹھیک ہے، لیکن وہ کیوں اس منظر میں ان آدمیوں کی جان لے رہی تھی؟ کافی سوچ بچار کے بعد اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے اپنا سر جھٹک دیا کہ ہو سکتا ہے رات والا واقعہ ابھی تک اس کے حواسوں پر طاری ہو چکا ہو، تبھی اسے عجیب طرح کا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ اٹھ کر دھوپ میں آ بیٹھی، جبکہ دماغ مسلسل اسی طرف لگا ہوا تھا اس نے جو بھی خواب دیکھا تھا۔ دھوپ میں بیٹھے عشا کو کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اسے اپنا جسم تپتا ہوا محسوس ہوا۔ حالانکہ وہ دھوپ بہت کم تھی، پھر اسے اتنی گرماہٹ کا احساس کیوں ہو رہا تھا؟ گویا ایک آگ اس کے اندر داخل ہوئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دھوپ سے پیچھے ہونے لگی، تبھی اس کی ہاتھ کی پشت پر نظر پڑی جو سنہری رنگ کی ہو رہی تھی۔ دھوپ پڑنے کی وجہ سے اس میں عجیب سی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ عشا نے ہاتھ رگڑا تو وہ مزید چمکنے لگا، جیسے ہاتھ کی پشت پر پارا بھر دیا گیا ہو۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ دھوپ کی روشنی سے پیچھے کیا تو ہاتھ دوبارہ سے اپنی اصل حالت اور رنگت میں آ گیا۔ عشا نے آزمانے کی خاطر پھر سے سورج کی روشنی میں ہاتھ کیا تو وہ ایک دم چمکنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ پر دوپٹہ کر لیا اور بھاگ کر نیچے آئی تو سامنے ہی اماں کھڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عشا کو یوں گھبرائے دیکھا تو پوچھ لیا، کیا بات ہے؟ پریشان لگ رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ عشا نے اس بات میں سر ہلایا اور جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اسے خوف تھا کہ کہیں اماں کو علم نہ ہو جائے۔ اگر انہیں علم ہو جاتا تو اس کے بعد وہ کیا کرنے والی تھی اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے بھرا ہوا پانی کا گلاس لیا اور ایک ہی سانس میں ختم کر ڈالا۔ پھر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی، اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی جو اب بالکل ٹھیک تھا۔ اسے پتہ نہیں اچانک سے کیا ہو گیا تھا۔ شام تک وہ کمرے میں ہی موجود رہی، بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ جو خواب کسی کیفیت اس پر طاری ہوئی تھی وہ حقیقت ہو، لیکن وہ تو سارا وقت اسی آدمی کے قریب بیٹھی رہی۔
उसे फजर होने तक वो लम्हा याद था जो उसने आग के अलाव के गिर्द गुजारा था, सिवाय उसे एक चक्कर के जो खेतों के दरमियान बैठे हुए उसे बुरी तरह से आया था। उसे अच्छे से याद था वो जब खेतों में छुपी थी तो वो चारों आदमी उसे ढूंढने में नाकाम रहे और वापस मुड़ गए। ईशा ने ज़रा सा बाहर निकलकर उन्हें देखा तो उसे एक चक्कर आया था शदीद किस्म का, मगर अगले ही लम्हे वो ठीक हो गई थी। कहीं इस चक्कर के दौरान? नहीं, मैं बहुत गलत सोच रही हूँ। ईशा ने खुद को सरजनिश की, ऐसा कैसे हो सकता है? शाम को अम्मा ने उसे खाना दिया तो साथ में धनिया की चटनी थी। उसने बिला सोचे पूछा, अम्मा गोश्त पकाया था आज? अम्मा ने इस बात में सर हिलाया और पूछा, क्यों, तुमने खाना है? ईशा का न जाने क्यों गोश्त खाने का बेहद दिल चाह रहा था, जबकि आम तौर पर वो गोश्त का मसाला भी नहीं खाती थी। हाँ अम्मा, अगर थोड़ा सा मिल जाता तो। अम्मा ने उसे नरमी से कहा, मुझे पता था तुम गोश्त नहीं खाती इसीलिए चटनी लाई थी। खैर, तुम कब से गोश्त खाने लगी हो ये तो बताओ। उन्होंने ये बात बड़े खुशगवार अंदाज में की क्योंकि अम्मा शुरू से ही ये चाहती थी कि वो गोश्त खाना शुरू कर दे, मगर उसने ऐसा कभी नहीं किया। ईशा ने हैरानी से अम्मा की तरफ देखा और होंकों की मानित बोली, मुझे नहीं पता, बस वैसे ही दिल चाह रहा था। अम्मा ने उसे गोश्त की प्लेट ला दी, जिसे देखते ही देखते ईशा ने एक लम्हे में ख़त्म कर दिया। वो सब खाने के बाद भी उसकी भूख नहीं मिटी, बल्कि और चमक गई। अम्मा, और गोश्त खाना है, ये कहते हुए बहुत अजीब लग रही थी। उसकी आंखों की रंगत तब्दील हो चुकी थी। पहले जिस बात पर अम्मा को खुशी थी अब उसी बात पर वो परेशान हो गई। उन्होंने ईशा को सारा सालन ला दिया जिसे वो बगैर रोटी के खा चुकी थी। खाना खाने के बाद वो वैसे ही अपने बिस्तर पर लेट गई और हल्के हल्के खर्राटे लेने लगी। अम्मा उसके कमरे से बाहर निकली तो काफ़ी परेशान थी। उन्हें कुछ गलत लग रहा था। ईशा जो हरकतें कर रही थी वो आम इंसानों से कहीं भी मुशाबे नहीं थी। उन्होंने खाला को बुलाया और बताया कि ईशा को कुछ हो गया है। खाला हैरानी से बोली, इसे भला क्या हो सकता है? ये तो खुद पूरी दुनिया को उंगलियों पर नचाती है, इसे क्या होना है? खाला ये सब बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, जबकि ईशा की माँ उन्हें मुसलसल चुप करवा रही थी कि आहिस्ता बोलो, ईशा ये सब न सुन ले। मगर उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। ईशा गहरी नींद से उठी और बाहर आकर देखा तो खाला उसके खिलाफ अजीबोगरीब बातें कर रही थी। उसे एकदम से गुस्सा चढ़ा और वो तेजी से ना सिर्फ खाला की जानिब बढ़ी, बल्कि उसने खाला को गर्दन से पकड़ा और दीवार से लगा लिया। मैं जो मर्जी करूं, तुम कौन होती हो मुझे सही गलत बताने वाली? तुम अपने घर पर रहा करो, खबरदार जो यहाँ आने की कोशिश की वरना छोड़ूंगी नहीं। तुम भी वैसी हो अपने सरकार जैसी, फरार, धोखेबाज। साथ ही एक झटके से खाला को धक्का दिया तो वो दीवार में जा लगी। अम्मा तेजी से पीछे हुई क्योंकि उस वक्त वो ईशा नहीं बल्कि कुछ और ही लग रही थी। उसके चेहरे पर वहशत थी और उसके जिस्म से अलग तरह की बू उठ रही थी जो नाक बंद करने पर उन्हें मजबूर कर रही थी। अम्मा ने उसे बिल्कुल नहीं छेड़ा, वो खुद ही कमरे में कहीं बंद हो गई। पीछे से खाला भी हक्का बक्का ये सब समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी उसके साथ क्या हुआ, जो हुआ है वो हकीकत भी है या नहीं। अम्मा ने जल्दी से अपनी बहन को उठाया तो चंद लम्हे तो उनके हवास ही बहाल नहीं हुए। पानी वगैरह पीने के बाद वो एक लम्हा उनके घर नहीं रुकी कि तुम्हारी बेटी तो पागल हो गई या फिर इस पर कोई साया हो गया है। ये कहते खाला खौफजदा सी वहाँ से चली गई, जबकि अम्मा की परेशानी बढ़ चुकी थी। उन्हें यकीन था कि ईशा के साथ जो कुछ भी हुआ है ज़रूर उन्हीं खेतों में हुआ है, जिसका असर अब तक बच्ची पर ताज़ा है। आहिस्तगी से ईशा के कमरे में गई तो वो सो रही थी। मासूमियत उसके चेहरे से छलक रही थी और वो सोते हुए बिल्कुल छोटी बच्ची मालूम हो रही थी। अम्मा उसके पास बैठकर उसके बालों में नरमी से हाथ फेरने लगी तो ईशा ने आंखें खोल दी, मगर अब उसकी आंखों का रंग और चेहरे के जाविये दोनों ही दुरुस्त हालत में थे। अम्मा, मेरा जिस्म टूट रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने नरमी से उसकी टांगें दबाना शुरू कर दी तो वो पुरजोश होकर बोली, मुझे ख्वाब आया है कि खाला हमारे घर आई है और मैंने खाला की गर्दन दबोच ली है। उसके बाद पता है क्या हुआ? खाला डर के मारे हमारे घर से चली गई। अम्मा का हाथ एक लम्हे के लिए रुका, मगर खामोशी से उन्होंने दोबारा शीशा की टांगें दबाना शुरू कर दी और कहा, बच्चे, ख्वाब होते हैं, उसे ज़्यादा सर पर सवार नहीं करते। चलो दोबारा सोना है तो सो जाओ, मैं दबा रही हूँ तुम्हें। अब वो भला उसे कैसे बताती कि जो कुछ ईशा ख्वाब की मद में सुना रही थी वो कहीं से ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत था, और बहुत भयानक हकीकत। अम्मा, मुझे डर लग रहा है, खुद से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों। अम्मा ने ईशा को देखा, फिर नजरें चुराते हुए बोली, तो ऐसा करते हैं किसी से दम करवा लेते हैं, मुझे उम्मीद है मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
हाँ ना, दम करवाने से मेरा डर भी ख़त्म हो जाएगा। अगले रोज़ अम्मा ईशा को साथ लेकर साथ के गांव में दम करवाने चली गई। उन्हें पता चला कि वहाँ एक बहुत पांचा मलंग आया है जो एक मर्तबा सर पर हाथ फेर दे तो इंसान के अंदर के दुख खत्म हो जाते हैं। अम्मा ने ये बात तो किसी को नहीं बताई कि ईशा पर कोई शे आ गई है। अगर वो बता देती तो ईशा की शादी करना मुश्किल हो जाता, कोई उसका रिश्ता अपने बेटे के लिए ना मांगता। मलंग के एन सामने ही ईशा बैठी तो मलंग उछलकर पीछे हुआ और अम्मा को घूरते हुए बोला, इसे मेरे पास क्यों लाई हो? अम्मा हाथ जोड़कर बोली, साईं थोड़ा सा दम कर दें, बच्ची को बड़ी परेशान हुई है, बच्ची डरती है। और मगर मलंग ने उनका जुमला मुकम्मल करने से पहले नहीं कह दिया। उसने ईशा की जानिब से मुंह मोड़ते हुए कहा, जो इस पर है वो किसी दम से नहीं जाएगा, जो है जैसा है उसे वैसा रहने दो, खुद से कुछ मत करना वरना बड़ी मुश्किल उठाओगी। अम्मा उस मलंग के कदमों में बैठ गई, रोते हुए बोली, मेरी बच्ची पर जो तकलीफ है साईं उसे आप ही दूर कर सकते हो, एक बार हाथ फेर दो इसके सर पर। मलंग ने बड़े गौर से अम्मा को देखा, फिर आहिस्तगी से बोला, कुछ मुश्किलात ऐसी होती हैं जिन्हें दूर करना ही मसले का हल होता है, लेकिन कुछ मुश्किलात ऐसी हैं जो दूसरी मुश्किलात को मारती हैं। अगर उन्हें ख़त्म कर दिया जाए तो दूसरे मसले पैदा होते हैं, उनका कोई इलाज नहीं होता। तो समझ तेरी बच्ची पर ऐसी कोई आफत आन पड़ी है, उसे ख़त्म कर देगी तो बाकी आने वाली मुश्किलात इसके गले का हार बन जाएंगी। अगर नहीं ख़त्म करेगी तो वो खुद ही देख लेगा जो इसके साथ है। मलंग की बात में दम था। अम्मा ईशा को लेकर वापस आ गई, मगर अम्मा ने किसी को नहीं बताया कि उस पर कोई शे है या ईशा क्या उल्टी सीधी हरकतें करती फिर रही है। हाँ, लेकिन अपनी बहन को अम्मा ने हाथ जोड़कर खुद ही रोक दिया था। जब वो नहीं रुकी तो अम्मा ने धमकी दी, अगर वो किसी को बताएगी ईशा को हो सकता है उसके साथ वो मज़ीद बुरा करे। अगर वो ऐसा कुछ नहीं चाहती तो उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। इस बात ने खाला की बोलती भी बंद कर दी थी। उधर ईशा घर आई तो 1-2 दिन ठीक रही, मगर फिर से एक रात उसके साथ कुछ अजीब हुआ। वो गहरी नींद में थी जब उसे बार बार अपने नाम की पुकार सुनाई देने लगी। 1-2 मरतबा किस्मत आकर वो दोबारा से सो गई, मगर अब नाम की पुकार के साथ कोई उसका कंधा भी हिला रहा था। ईशा ने हैरानी से उठकर देखा तो उस कमरे में उसके अलावा कोई भी नहीं था, मगर उसका नाम कोई मुसलसल पुकार रहा था। वो फौरन से बिस्तर से निकली और जूते पहनकर बाहर आई, मगर पूरा घर सुनसान पड़ा था। वो घर से निकल आई, उसे नाम पुकारने वाला दिखाई नहीं दे रहा था, अलबत्ता नाम की पुकार किसी सिमत से पड़ रही थी, वो उसे ज़रूर सुनाई दे रहा था। वो मुख्तलिफ गलियों से होते हुए काफ़ी देर बाद एक ऊंची सी हवेली के सामने खड़ी थी। ईशा को वो जगह देखी देखी लग रही थी, मगर दिमाग ये समझने से बिल्कुल कासिर था उसने ये जगह कब और कैसे देखी। बस हल्की सी याददाश्त थी कि वो कहीं ना कहीं उस हवेली से जुड़ी है। उसे फिर अपना नाम सुनाई दिया तो वो हवेली के पिछले हिस्से से अंदर दाखिल हुई। मुख्तलिफ राहों से होती वो एक आलीशान कमरे में थी जो दिखने में बेहद खूबसूरत था। फिर उसकी नज़र बिस्तर पर पड़े वजूद पर पड़ी जो एक मर्द था, और ईशा ने उसे कहीं देख रखा था, मगर उस वक्त उसकी याददाश्त उसका बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी। उसकी हालत ऐसी थी कि वो बज़ाहिर सब काम तो खुद करती दिखाई दे रही होती, मगर पीछे से उसे कोई अपने इशारों पर चला रहा होता था, जिसकी पैरवी करना उसके लिए बेहद ज़रूरी था। वो उस आदमी के एहन सर पर पहुंची तो किसी एहसास के तहत वो भी उठ गया। उसने जब अपने सामने ईशा को देखा तो वो हैरानी से बोला, क्या उस रात बचकर भाग गई थी तू? अच्छा नहीं लगा जो अब दोबारा से मेरे सामने आन खड़ी हुई हो। वो आदमी काफ़ी परेशान और हैरान भी था। ईशा एन उसके सामने जाकर बैठ गई। हालांकि वो बैठना नहीं चाहती थी, मगर उस वक्त वो अपने होशो हवास में कहाँ थी भला। लड़की, यहाँ क्या कर रही हो? अंदर कैसे आई हो? जाओ यहाँ से, मुझे अब तुम में कोई दिलचस्पी नहीं, समझ रही हो ना? पहले तुम्हारी वजह से मेरे 3 बंदे मारे गए। वो आदमी बोल रहा था, मगर ईशा इंतहाई पुरसुकून उसके सामने बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात कर रहा है। उठो और उसके सामने जाकर जुबान गुद्दी से खींच लो। अंदर कहीं ईशा के दिमाग में बैठकर किसी ने ये बात की तो हुक्म की तामील करते हुए वो उस आदमी के करीब आई और पूरी ताकत लगाकर उसने उस आदमी का मुंह खोला, साथ ही उसकी जुबान गुद्दी से खींच ली। उसके बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वो घबरा कर उठी तो खुद को बिस्तर पर पाया। शायद ख्वाब में भी वो चीखें मार रही थी कि अम्मा उसके करीब ही बैठी थी और इंतहाई परेशान लग रही थी। अम्मा, अभी मुझे बहुत बुरा ख्वाब आया है। अम्मा ने उसे अपने साथ लगाया, मगर वो मचल कर पीछे हुई और बोली, मैंने अभी एक आदमी की जुबान गुद्दी से खींची है।
पहले तो मैं उस आदमी को पहचान नहीं पा रही थी, मगर अब समझ आई है कि वो कौन था। अम्मा खामोश रही। उन्होंने ना हाँ की और ना की। वो वही वडेरा था जिसने मुझसे बदतमीजी की कोशिश की थी। अम्मा अब भी चुप थी। बोलती क्यों नहीं हो अम्मा, कुछ तो बोलो। हम कमज़ोर लोगों के बदले ऐसे ही पूरे होते हैं कि ख्वाब में उस जालिम के साथ बुरा करके खुद को पुरसुकून कर लेते हैं। असल में भला कहाँ ताकत होती है इतनी हम में। मैं तो कहती हूँ कि खुदा करे उस शख्स के साथ ऐसा ही हो। बेहद जालिम इंसान है वो। ये कहते हुए ईशा जज्बाती हो रही थी। तभी अम्मा ने उसे गले लगाया और चुपके से अपनी आंखों में आए आंसू पोंछ लिए कि कहीं ईशा उन्हें रोता न देख ले। उन्होंने वापस उसे खाना ला दिया, जो खाते ईशा चौंक कर बोली, अम्मा मेरे कपड़े? जब सोने लगी थी तो तब मैंने और कपड़े पहने थे, अब कैसे तब्दील हो गए? अम्मा ने खामोश निगाहों से ईशा को देखा, क्योंकि एक मर्तबा फिर से उन्हें झूठ बोलना था। बच्चे यही कपड़े पहने थे तुमने, तुम्हें याद नहीं है क्या? मगर वो नफ़ी में सर हिलाकर बोली, नहीं नहीं, ये कपड़े नहीं थे, मुझे अच्छे से याद है, मैंने सफ़ेद रंग का जोड़ा पहना हुआ था। अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, ईशा तुमने सोच सोच कर अपने दिमाग को पागल कर दिया है, कुछ ज़्यादा ही थका दिया है, तभी अजीबोगरीब बातें कर रही हो। यही काले कपड़े पहने हुए थे तुमने। चलो खाना खा लो, मैं बाहर सहन साफ कराती हूँ। वो ईशा को सोच में छोड़कर बाहर आई तो एक मरतबा फिर से पल्लू के साथ अपने आंसू साफ किए तेजी से सहन में आकर उन्होंने एक कोने में ईशा का सफ़ेद रंग का जोड़ा उठाया, जिसके कमीज़ के सामने और बाजू पर खून के निशानात थे। उन्हें जल्दी से आग लगाकर वो सहन साफ करने में मगन हो गई। तभी पड़ोसन ने उन्हें आवाज़ देकर पूछा, जनाजे पर नहीं जाओगी? अम्मा ने नफ़ी में सर हिला दिया और कहा, बेटी की तबीयत ठीक नहीं, मैं तो उसके पास घर पर रुकी हूँ। पड़ोसन ने सुनकर इस बात में सर हिलाया और बोली, पता नहीं कितना जालिम था जिसने सरकार के साथ इतना बुरा किया। अम्मा खामोश रही, कोई जवाब नहीं दिया। वो पड़ोसन वहाँ से चली गई। अम्मा को अच्छे से याद था कि रात के पहर उन्होंने ईशा को कमरे में घर से बाहर जाते देखा। पहले वो उसके पीछे जाने लगी, मगर ईशा को देखकर ऐसे लग रहा था कि होश आवास में न हो, उसकी आंखों की रंगत बदली थी और चलने का अंदाज भी मुख्तलिफ था। उन्होंने अपने आप को उसका पीछा करने से रोका, क्योंकि मलंग की बात उन्हें अच्छे से याद थी, पर कहाँ तक वो खुद को काबू रखती। आखिर माँ थी तो ईशा से कुछ फासला रखकर पीछा करने लगी। दूसरे गांव तक पहुंचने में उनकी बस हो गई, मगर ईशा एक लम्हे के लिए सांस लेने के लिए नहीं रुकी। सरकार की हवेली चली गई। अम्मा बाहर खड़ी थी। ईशा वापस लौटी तो बेहद खुश थी, झूमती, उछलती, कूदती, कह के लगाती उस वक्त अपने आवाज़ों में नहीं थी। अम्मा को उसके पागलपन ने नहीं बल्कि किसी और बात ने परेशान किया। वो खून था जो ईशा के कपड़ों पर बुरी तरह से लगा था। ईशा ने ऐसे ही पागलों वाली हरकतें करते हुए अचानक से अम्मा को देखा, जो दूर आंखों में आंसू लिए खुद पर जब्त बांधे खड़ी थी। मुझे माफ़ करना, ये कहकर ईशा वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। अम्मा तेज़ी से उसकी तरफ भागी, उसे सहारा देते दरख्त के पीछे लाई। ये तो किस्मत अच्छी थी कि वहाँ से गधा गाड़ी गुजर रही थी। अम्मा ने कहा कि मेरी बच्ची के साथ हादसा हो गया तो बराए करम हमें दूसरे गांव छोड़ दें। उन लोगों ने जब ईशा के खून में डूबे कपड़े देखे तो दूसरा सवाल नहीं किया। उन्हें वाकई लगा कि ईशा को चोट आई हो जैसे। वो घर पहुंचे तो फजर का वक्त था। अम्मा ने फुर्ती से उसके कपड़े तब्दील किए और वो गंदे कपड़े छुपा कर सहन में रख दिए। अभी तक उन्हें यह नहीं मालूम था कि वो किसके साथ क्या बुरा कराई है या किसी की जान ली है। ये तो सुबह पता चला जब पड़ोसन ने बताया कि साथ वाले गांव में अजीब वाक़या हुआ है। अम्मा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उन्होंने चेहरे के ज़ाविये बमुश्किल काबू में रखते हुए पूछा, कैसा वाक़या, क्या बात कर रही हो तुम? उनके अनजान होने पर पड़ोसन जल्दी से बोली, सरकार का तो पता है ना। अम्मा के कान एकदम से खड़े हो गए और माथे पर पसीना आने लगा। रात ईशा वहीं तो गई थी, तो क्या मतलब सरकार? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अम्मा ने दिल में खुद को तसल्ली दी, मगर जो होना था वो तो हो चुका था। पड़ोसन कह रही थी कि सरकार के साथ बहुत जुल्म हुआ है तो वो वडेरा इतना बड़ा जालिम, मगर मुझे हैरत होती है कि उसके साथ इतना बुरा कैसे हो गया। बुरा छोड़ो, आम लोग तो उसकी हवेली में नहीं घुस सकते, फिर बेचारे के साथ इतना बुरा हो गया। अम्मा ने उथल पुथल होते दिल को दिलासा देते हुए पूछा, क्या बात कर रही हो, सरकार को क्या हुआ? पड़ोसन अम्मा के थोड़ा करीब आई और सरगोशी के अंदाज में बोली, किसी ने सरकार को मार डाला है और बुरी तरह से मारा है कि क्या बताऊं। सरकार की जुबान गुद्दी से खींचकर अलग कर दी है। पूरा कमरा खून से भर गया था, मगर मारने वाले के ना कोई निशानात थे ना ही जाने का कोई इल्म। मुझे तो लगता है ज़रूर किसी हवाई चीज़ का काम है। पड़ोसन मुसलसल बोलती जा रही थी और अम्मा के कानों में साएं साएं हो रही थी। यानी रात ईशा इस काम के लिए सरकार की हवेली में गई थी। वल्लाह! वो तेज़ी से कमरे की तरफ भागी, जबकि पीछे पड़ोसन ने उन्हें हैरत से देखा। फिर वो अपने घर चली गई।
अम्मा को तो सुकून नहीं मिल रहा था। जब ईशा उठी तो वो इस बात से मुकम्मल तौर पर बेखबर थी कि रात को अंधेरे में उसने क्या किया है। अम्मा भी यही दुआएं मांग रही थी कि बस ईशा को इस बात का इल्म ना हो, वरना अगर उसने सवालात किए तो वो क्या जवाब देंगी। पूरा दिन अम्मा काम काज करती रही और ईशा से दूर रही कि हो सकता है उसे रात वाली कोई बात याद हो। उसने पूछ लिया तो वो क्या जवाब देंगी भला। मगर पूरा दिन सुकून से गुजरा। रात में अम्मा ने उसे गिलास में दूध डाल कर दिया तो वो हैरानी से बोली, अम्मा मुझे बड़ा अजीब ख्वाब आया था रात को। अम्मा के हाथ एकदम से सुस्त पड़े, मगर उन्होंने चेहरे पर अपने कोई तासुर नहीं आने दिया। क्या ख्वाब? यही कि मैंने उस वडेरे को मार दिया है। अम्मा मैं चाहती हूँ कि हकीकत में उस वहशी इंसान की जान ले लूँ। वो गांव का रखवाला है और वो लोगों के साथ क्या कर रहा है कोई नहीं जानता। अम्मा खामोश रही। उन्होंने अपनी बच्ची के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। अम्मा ने उस रात बिस्तर ईशा के कमरे में लगाया क्योंकि वो खुद बुरी तरह से डरी हुई थी। रात वो कहीं भी चली जाती तो उन्हें दूसरे कमरे में क्या पता चलता। रात का न जाने कौन सा पहर था जब उसकी आंख खुली तो ईशा जूता पहन रही थी। वो एकदम साकित होकर लेट गई। उन्होंने अपना सांस भी बंद किया। जब ईशा कमरे से निकली तो वो भी धीरे से छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे गई। रात की तारीकी असाबों पर बुरी तरह से तारी थी। ईशा को पीछा करते हुए वो मुसलसल उसकी खैरियत की दुआ कर रही थी कि पता नहीं मेरी बच्ची का क्या होगा। कैसे उस पर साया आ गया। थोड़ा सा चलने के बाद दोनों ने ईशा को कुम्हारी वाले खेतों में जाते देखा। वहीं रुक गई। उनके लिए अगला कदम उठाना मुहाल हो गया। कुम्हारी वाले खेत बहुत मशहूर थे। दूर तक वहाँ के किस्से कहानियाँ पहुँची हुई थी। कहा जाता था कि कोई एक मर्तबा वहाँ से गुजर जाता है तो जिंदा नहीं बचता। काफ़ी साल पहले की बात थी कि वो खेत बिल्कुल आम खेतों की तरह थे। यहाँ कुछ बंजारे आकर रुके तो उनमें एक नया नवीला शादीशुदा जोड़ा था। उनकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे, मगर ये भी सुनने में बात आई थी कि वो शादी आम शादियों जैसी नहीं थी बल्कि मोहब्बत और पसंद की शादी थी। लड़के का नाम न जाने क्या था मगर लड़की का नाम कुम्हारी था। जब उन्होंने अपना ठिकाना उन खेतों के करीब ऊंचे टब्बे पर बनाया तब से हर तरफ बात फैल गई कि कुम्हारी बेहद हसीन है। उसके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। लड़के और मनचले मर्द वहाँ कई चक्कर लगाते कि किसी तरह कुम्हारी के हुस्न से अपनी आंखें ठंडी करें। जब कभी कभार किसी आदमी को कुम्हारी नजर आ जाती तो वो उसके लिए ईद का दिन होता। इसी तरह कुछ मनचले लड़कों ने कुम्हारी के हुस्न को दूर से देखा तो फ़ायदा उठाने का भी मंसूबा बनाया। कुम्हारी का शौहर भीख मांगकर वापस आ रहा था तो उन लड़कों ने शरारत करके उसे नशे की पुड़ियाँ खिलाकर वहीं खेतों में बेहोश करके फेंक दिया। फिर एक लड़का कुम्हारी के खेमे के बाहर गया और उसे बुलाकर कहा कि तुम्हारे शौहर के साथ हादसा हुआ है, वो फलां खेतों में बेहोश पड़ा है, आकर उसे देख लो। कुम्हारी जो दूध गर्म करने जा रही थी उसके हाथ से देगची गिरी और सारा दूध बह गया। उसे अपने दुपट्टे जूते का कोई होश नहीं था। उस लड़के के साथ जब वो खेतों में पहुंची तो शौहर को बेहोश देकर उठाने की कोशिश की, मगर मनचले लड़कों ने उसे वहीं खेतों में घेर लिया और बुरी तरह से उसके साथ जुल्म किया। अलबत्ता उसके शौहर को कुछ नहीं कहा और वहाँ से चले गए। अगले दिन जब कुम्हारी के शौहर की आंख खुली तो उसने करीब पड़ी कुम्हारी को देखा जो वहाँ पर सहक रही थी। उसने वजह पूछी तो कुम्हारी ने अटकते हुए उसे सब कुछ बता दिया। उस वक्त कुम्हारी की जान निकल गई थी। उसके शौहर के लिए ये बेहद शर्म का मकाम था कि उसके करीबी पूरी रात उसकी बीवी के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ और वो बेहोशी में बेखबर रहा। ये सब सुनने से पहले उसे मौत ने क्यों नहीं आन दबोचा। कहा जाता है कि उस लड़के ने वहीं पर खुदकुशी कर ली, मगर उसके बाद वो खेत तो वैसे ही हरे भरे रहे। पर जो कोई उन खेतों से गुजरता तो मर जाता या उस पर बहुत बड़ी मुसीबतें आ जाती। अलबत्ता किसी औरत को कुछ भी नहीं होता था, लेकिन मर्द जितने भी थे उनकी शामत आ जाती। तब उस वाक़े के बाद उन खेतों का नाम कुम्हारी वाले खेत पड़ गया। जिन लड़कों ने कुमारी के साथ ज्यादती की थी वो भी मर गए। फिर ये बात मशहूर हुई थी कुमारी का शौहर जिसने खुदकुशी की थी वो उन खेतों पर बसेरा किए हुए है, जब अपनी बीवी का बदला ले रहा है। बाद में किसी बाबे को बुलवाकर उसे हिसाब लगवाया गया तो उसने इस बात की 100% तस्दीक कर दी थी कि ऐसा ही है, लेकिन इसका कोई हल नहीं है। वो रूह बेहद ताकतवर है। जिसकी बीवी के साथ जुल्म हुआ था, जो गुनहगार थे वो तो मर गए, मगर अब बेहतर यही है कि कोई भी मर्द वहाँ का रुख ना करे। हो सकता है कि उसे कुछ भी ना हो, मगर एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईशा की माँ तो पहले ही खेतों से बाहर खड़ी रही, मगर ईशा मुसलसल खेतों के अंदर जा रही थी। वो जो भी था अपनी बेटी को यूँ अकेला नहीं छोड़ सकती थी। तभी अल्लाह का नाम लेकर ईशा के पीछे उन खेतों में चली गई जहाँ वो सारी जिंदगी नहीं गई थी। ईशा रास्ते पर चलती हुई एक खेत के अंदर ही दाखिल हो गई थी। अम्मा का दिल तो मानो बुरी तरह से घबरा रहा था।
یہاں تک کہ وہ اپنے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں بھی سن سکتی تھی۔ مگر کیا کرتی، بیٹی تھی وہ ان کی۔ بالآخر اپنی جان کو اپنی بیٹی کے نام پر داؤ پر لگا کر وہ خود بھی ان کھیتوں میں عشا کے پیچھے پیچھے چلی گئی تھی۔ جب وہ تھوڑا سا آگے گئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہاں پر ایک شخص کھیس لپیٹے بیٹھا آگ سینک رہا ہے اور عشا بھی اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ اماں کا تو مانو دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ انہیں تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ واپس مڑ جائیں یا پھر آگے بڑھ جائیں، مگر اپنا دل کڑا کر کے وہ سنجیدگی سے بولی، کون ہو تم اور کیوں میری بچی کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیس والے شخص نے چونک کر اماں کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ بالکل سہم سی گئی تھی، کیونکہ اس کیس والے میں سے دکھائی دیتی بے حد چمکدار آنکھیں انہیں بے حد خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں تمہاری بچی کے پیچھے ہرگز نہیں پڑا، یہ خود ہی یہاں آئی تھی مجھ سے مدد مانگنے کے لیے۔ میں تو بس اس کی صرف مدد ہی کر رہا ہوں۔ کیا تمہیں بالکل بھی خوشی نہیں ہے کہ تمہاری بیٹی نے اپنا بدلہ لے کر خود کے ساتھ بہت بڑا انصاف کیا ہے؟ خوشی تو تب ہوتی جب میری بچی اپنے حواسوں میں ہوتی، مگر میں جانتی ہوں کہ تم اس پر حاوی تھے۔ جو کچھ بھی کروایا ہے وہ تم نے ہی کروایا ہے۔ اماں کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سے کیا کہیں۔ وہ خاموش ہوئی تو وہ شخص آہستگی سے بولا، کمہاری بھی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکی تھی، یہ بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ ایک کمہاری تو برباد ہو گئی تھی، مگر یہ تو خود کی عزت بچا کر وہاں سے بھاگ آئی تھی، تو پھر میں کیسے اسے رسوا ہونے دیتا یوں؟ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ سے اس کے پیچھے آتا اور وہ وہی حرکت کرتا جس کا وہ مصمم ارادہ کر چکا تھا، تو میں نے تو اسے بالکل ختم کر دیا ہے۔ اماں اس کے بعد نرمی سے بولی، لیکن اب تو وہ مر گیا ہے نا، انصاف مل گیا ہے میری بچی کو۔ اب تم نے بھی تو اس کی مدد کر دی تھی، اب تو بس کرو، بس اب اس کا پیچھا چھوڑ دو، اسے عام انسانوں کی طرح جی لینے دے دو۔ نہ 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 نہ، کبھی کسی نے میری مدد نہیں مانگی تھی، جبکہ میں تو اتنے سالوں میں یہاں اسی خواہش کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں کہ کوئی تو کبھی مجھ سے مدد مانگے اور میں کسی بھی طرح سے اس کی مدد کر دوں۔ اس سے میری کمہاری کو بھی سکون ملے گا اور مجھے بھی بہت سارا سکون ملے گا۔ مگر تم تو سب مجھ سے ڈرتے ہی تھے، مجھ پر کبھی بھی کسی نے یقین ہی نہیں کیا، صرف تمہاری بچی نے مجھ پر یقین کیا ہے، اس نے مجھ سے مدد مانگی، تو میں کیسے اس کی مدد نہ کرتا؟ ڈرتے کیسے نہ تم سے؟ تم نے تو ہر اس آدمی کی جان لی جو یہاں سے گزرا، تو پھر تم سے مدد کیسے مانگتے؟ اماں کا لہجہ بالکل ہموار سا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے صرف انہیں مارا جنہوں نے کمہاری کو نقصان پہنچایا تھا۔ خیر، تم اس کی فکر نہیں کرو، تمہاری بچی بالکل محفوظ ہے، بس اسے یہاں آ لینے دیا کرو، اس میں مجھے بالکل اپنی کمہاری نظر آتی ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس بچی کے ساتھ کبھی بھی کچھ غلط نہیں کروں گا۔ گاؤں میں یا پھر میری حدود میں جہاں کہیں بھی کوئی برائی ہوگی یا کوئی غلط کام ہوگا تو یہی بچی ان سب کی مدد کرے گی، میں اس کا ساتھ دوں گا، بس تم اسے یہاں آ لینے دیا کرو۔ اچھا، اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ وہ شخص مشکوک انداز میں مسکرایا اور بولا، تو میں کبھی بھی اسے تمہارے ساتھ ہی نہیں جانے دوں گا، اس کے بعد تم اس کی شکل دیکھنے سے بھی چلی جاؤ گی۔ اماں کے تو پورے بدن میں جیسے ایک کرنٹ سا دوڑ چکا تھا۔ اس کے بعد اس گاؤں کے لوگ ہر روز رات میں عشا کو کمہاری والے کھیتوں میں جاتے ہوئے دیکھا کرتے تھے۔ پہلے تو انہیں یہ افواہ لگی تھی، مگر پھر راتوں کو لوگ اٹھ کر چپکے چپکے دیکھتے تو عشا واقعی میں ان کھیتوں کی طرف جا رہی ہوتی تھی۔ گاؤں میں اب برائیاں بہت کم ہو چکی تھی، ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ عشا میں کمہاری آ گئی ہے جو اس گاؤں میں دکھیاروں کی مدد کرتی جا رہی ہے، مگر یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر اس سب میں حقیقت کیا ہے، سوائے عشا کی ماں کے، جس کی ہر رات کانٹوں پر گزرتی۔